एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल और स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। इसी को लेकर दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर और दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़े हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की वजह से आम बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बिजली के मुद्दे पर अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी हैं। पहली मांग, बिजली बिल की दरों में कमी की जाए। दूसरी मांग, 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाए। और तीसरी मांग, स्मार्ट मीटर की योजना को वापस लिया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इन्हीं मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस ने इस आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। दुर्ग पुलिस ने सोशल पुलिसिंग की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने संबंधित नागरिकों को उनके मोबाइल विविध सुपुर्द किए। मोबाइल वापस मिलने के बाद कई नागरिकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्हें दुर्ग पुलिस का आभार जताया। साइबर सेल और जिले के थाना चौकी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, तकनीकी विश्लेषण, CEIR पोर्टल और अंतर्राज्यीय समन्वय के जरिए इन मोबाइल फोनों को ट्रेस कर बरामद किया गया। पुलिस ने अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तत्काल थाना साइबर सेल अथवा CEIR पोर्टल पर सूचना दर्ज कराएं। भिलाई में व्यापार, युवा स्वावलंबन और स्थानीय बाजारों को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त से नवंबर तक जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए व्यापारियों के हितों की रक्षा के साथ युवाओं को स्वावलंबन, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं 22 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शहर के 10 स्कूलों और 10 महाविद्यालयों में जिंदगी न मिलेगी दोबारा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां विद्यार्थियों को स्वावलंबन, व्यक्तित्व विकास, भारतीय संस्कार और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा 17 से 23 अगस्त तक चयनित 30 युवाओं को अहमदाबाद के अध्ययन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इस दौरान युवा आधुनिक उद्योग, स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों को करीब से समझेंगे। भिलाई के जोन 2 वार्ड क्रमांक 26 के आजाद चौक में बनी करीब 70 फीट ऊंची नई पानी की टंकी पर बच्चों और युवाओं के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। टंकी का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी टेस्टिंग और नियमित पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। वीडियो में कुछ बच्चे टंकी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक टंकी के नीचे गार्ड की ड्यूटी है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे और युवा उस पर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि टंकी बनाने के बाद से ही यह युवाओं के लिए सेल्फी और रील बनाने की जगह बन गई है। लोगों ने नगर निगम से ऊपर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद करने, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ने की कोशिश न करे। दुर्ग पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। भिलाई दुर्ग क्षेत्र में सक्रिय हेरोइन यानी चिट्टा तस्करी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्मृति नगर चौकी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 18 ग्राम हेरोइन, 6 मोबाइल फोन और नशा सेवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की है। जब सामग्री की कुल अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पंजाब से हेरोइन लाकर भिलाई दुर्ग क्षेत्र में इसकी सप्लाई करता था। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल, वित्तीय लेन देन और संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। सुपेला थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की आतंकी हमले में मौत हो गई। मृतकों की पहचान शक्ति जिले के बुंदेली गांव निवासी दीपक रात्रे और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी भूपेंद्र हैना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर गए थे और ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दोनों मृतकों के पार्थिव शरीर को छत्तीसगढ़ लाने की प्रक्रिया जारी है। कोरबा पुलिस ने दीपका स्थित यूनियन बैंक में सेंधमारी की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जितेंद्र बड़क और प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 4 जून की रात दोनों आरोपी काले रंग की कार से बैंक पहुंचे थे। नकाब और दस्ताने पहनकर उन्होंने बैंक में सेंध लगाई और लॉकर तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन लॉकर नहीं खुलने के कारण दोनों बिना किसी सामान के फरार हो गए। करीब 2 महीने की जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी कुछ वर्ष पहले देवका क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम कर चुके हैं। पुलिस अब इसके आपराधिक रिकॉर्ड, गिरोह के अन्य सदस्यों और दूसरे राज्यों में हुई बैंक सेंधमारी की घटनाओं से संभावित कनेक्शन की जांच की जा रही है। साथ ही बाहरी कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। धमतरी में चावल कारोबारी नीरज साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक के साथी वीरेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चावल कारोबारियों में प्रतिस्पर्धा और कथित रंजिश के चलते आरोपी ने नीरज पर कैंची और पाना से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। 22 जुलाई को नारी महानदी पुल के मुख्य मार्ग पर नीरज साहू का खून से लथपथ शव मिला। मामले की जांच के लिए कुरूद, मगरडोल पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त टीम गठित की गई थी। पुलिस सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कथित वारदात में इस्तेमाल कैंची और पाना बरामद किया है। आरोपी को फिर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गरियाबंद वन मंडल के ग्राम केरावाहारा में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बने तेंदुए को वन विभाग के केज ट्रैप की मदद से सुरक्षित पकड़ लिया गया। तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उसे स्वस्थ पाया। वन अधिकारी, वन्य प्राणी चिकित्सकों और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की निगरानी में देर रात करीब 2 बजे तेंदुए को उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। तेंदुए की लगातार मौजूदगी और मवेशियों पर हमले के बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी। तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू और जंगल में छोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वन्य जीव दिखाई देने पर अफवाहों से बचें और तुरंत वन अमले को सूचना दें। सुकमा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला एर्राबोर थाना क्षेत्र का है। वीर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एर्राबोर बाजार के पास घेराबंदी की और संदिग्ध 2 कारों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से कुल 50 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया गया। गांजे का कुल वजन 68 किलोग्राम बताया गया है, जिसकी बाजारी कीमत पुलिस को 62,63,100 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में कर्नाटका के बीदर जिले के रहने वाले सुहेल खान, अब्दुल दलील और आकाश गौड़ के नाम शामिल हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और तस्करी से जुड़े अन्य मामलों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। पेपर लीक रोधी कानून में संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून बन चुका है। इसके साथ ही पेपर लीक कानून में अब सजा का प्रावधान और भी कठोर हो गया है। विधेयक के मुताबिक दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि संगठित परीक्षा अपराध के मामले में 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। जांच 2 महीने में पूरी करने और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। सरकार के अनुसार इनका उद्देश्य पेपर लीक के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना
और देश की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। आंध्र प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेगापुरम में बने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के करीब 18,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोड शो के जरिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे प्रधानमंत्री ने देश के एविएशन सेक्टर की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या और हवाई कनेक्टिविटी भी तेजी से विस्तार हुआ है। पीएम ने उड़ान योजना की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। भोगापुरम एयरपोर्ट का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। यह एयरपोर्ट उत्तर आंध्र में कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद के साथ तैयार किया गया। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासी घमासान तेज हो गया है। संसद भवन में हुए प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक संतों की शिकायत के आधार पर जब वाराणसी की कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ, आरोप है कि संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान धार्मिक प्रतीकों और भगवा वेशभूषा का इस्तेमाल करते हुए चोरी का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मामले को लेकर संत समाज, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की ओर से आपत्ति जताई गई है। वहीं पप्पू यादव राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग पहले उठा चुके हैं। अब केस दर्ज होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव और हिंसा को लेकर ब्रिटेन की संसद में चिंता जताई है। कश्मीर पर बने ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन इमरान हुसैन के नेतृत्व में 50 से अधिक ब्रिटिश सांसदों ने ब्रिटिश के विदेश सचिव को पत्र लिखकर मामले की कूटनीतिक हस्तक्षेप और शांति बहाली की मांग की है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल के रावला कोर्ट में हुई हिंसा की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन इंटरनेशनल और मोबाइल सेवाएं बंद होने के कारण घटनाओं की स्वतंत्र जानकारी सामने आने में आ रही मुश्किलों पर भी चिंता जताई है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों की फायरिंग में 19 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि पुलिस ने अपने 2 जवानों के घायल होने की जानकारी दी है। अलग अलग पक्षों के दावों और आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहल उठी। रात भर हुए इन हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत और 22 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद राजधानी के कई इलाकों में रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई जगहों पर भीषण आग लगी हुई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक सोलोमियांस्की के जिले के एक 5 मंजिला इमारत पर मलबा गिरने से आग लग गई, जहां से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं दर्नित्स्की जिले में भी हमले से कई घर, वाहन और प्रशासनिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों से अतिरिक्त पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने की मांग की है। आज की खबर यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।